भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से 3 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री क्रोएशिया, साइप्रस और कनाडा जाएंगे। 16 और 17 तारीख को G7 सम्मेलन में भाग लेंगे और उससे पहले क्रोएशिया और साइप्रस जाकर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री चर्चा और वार्ता करेंगे। कनाडा की सरकार इस समय अपने डिप्लोमेटिक और कमर्शियल जो ऑप्शंस हैं उनको बढ़ाने के लिए, विविधता लाने के लिए कटिबद्ध है और भारत के प्रधानमंत्री को G7 में न्योता देना और भारत के साथ संबंधों में सुधार की गति में तीव्रता लाना इसका नतीजा है। दूसरी ओर क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा हिस्सा है, एक भागीदार देश है और इस देश से भारत के विभिन्न स्तरों पर संबंध हैं और क्रोएशिया इस समय कहा जाना चाहिए कि एक यूरोपीय देश है जो कि भौगोलिक तौर पर भारत से करीब है। इसी तरह से साइप्रस भी भौगोलिक तौर पर भारत से करीब है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। उत्तर प्रदेश आरक्षी जो भर्ती परीक्षा थी, आज उसमें तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप लोग आज सबको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, किस तरह का पल आप लोगों के लिए है? बहुत ही गौरव का महसूस हम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये पल हमारी ज़िंदगी में आए और आज ये पल आया है तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। परीक्षा बहुत बड़ी चैलेंज थी सरकार के लिए और खास करके पुलिस विभाग के लिए, लेकिन अब जो परीक्षा हुई जिसमें आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, नकल विहीन हुई, सरकार ने ये तय कर दिया था किसी भी जो परिस्थिति में नकल विहीन परीक्षा करानी। जी, सरकार ने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये परीक्षा कराई और आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। बहुत खुशी हुई है हमें आज यहाँ आकर। घर वाले भी आज बहुत खुश होंगे? बहुत खुश। सुबह से ही कॉल आने पे चैम्बर लगे हुए हैं, कॉल नहीं लग रही। हाँ, हो पा रही है घर वालों की। मेरे फ़ोन में अभी नेटवर्क आए थे थोड़ा, तो 6 मिस कॉल मिली थी। पता चल जाए, आपकी न्यूज़ के माध्यम से उन्हें पता भी चल जाए। और बाकी भर्ती बहुत निष्पक्ष हुई है और सीधी सरकार ने बहुत ज़्यादा मदद की अभ्यर्थियों की, जो सच में मेहनत कर रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ है। ये सबसे अच्छी बात हुई है कि फर्जीवाड़ा इस बार नहीं हुआ इस भर्ती में, वरना उत्तर प्रदेश में अधिकांश भर्तियाँ ऐसे ही हो जाती थी पहले। सरकार ने तय कर लिया है कि जो परीक्षा होगी नकल विहीन होगी और अब भर्तियों को बुलाया जाएगा, उनके साथ बैठ के, जैसे आप लोग देख रहे हैं सरकार आपको नियुक्ति पत्र दे रही है, तो आप आज परिवार वाले भी काफ़ी खुश होंगे आप? जी, बहुत खुश हैं परिवार में। हमारे ख़ानदान में मेरी पहली नौकरी लगी है और सर ये ड्रीम था और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए पिताजी ने और मेरे भैया ने बहुत स्ट्रगल करी है मेरे पीछे। सपना था सभी का और शायद आज वही साकार हो रहा है। इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से वीडियो समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत होगी। बता दें कि हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ धाम हेलीपैड से गुप्तकाशी हेलीपैड के लिए उड़ानी भरी थी कि महज कुछ दूरी पर जाते ही मौसम खराबी के चलते हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही SDRF और DDF टीम ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू अभियान शुरू कर 7 शवों को बरामद किया। हादसे के बाद लोगों में हेली कंपनियों के खिलाफ खासा आक्रोश बना हुआ है। लोगों ने हेली कंपनियों पर लापरवाही से कार्य करने के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर हादसे पर CM धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया। शासन प्रशासन की ओर से अग्रिम आदेश तक चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है। हादसे के बाद हेली कंपनियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। देखिए, इस वक्त हम हादसे वाली जगह पर हैं और ये यहाँ पर लगातार रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। जो स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीम है वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू करने में जुटे हैं और अब तक इस मलबे से 3 लोगों को निकाला, जिसमें तीनों लोगों की मौत हो गई है। लगातार रेस्क्यू का क्रम है वो जो जारी है।
बताया जा रहा है कि ये पूरी जमीन मंदिर की जमीन थी, जिसे लेकर लगातार कोर्ट में विवाद चल रहा था। एक पक्ष पदम सिंह लगातार इस निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए पिछले कई महीने से लगातार प्रशासन को पत्र दे रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस निर्माण कार्य को रोका नहीं जा रहा था। कौन ऐसे अधिकारी थे जो भूमाफिया सुनील गुप्ता से लगातार मिले हुए थे, जो निर्माण कार्य करा रहे थे? ये कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो जांच के दायरे में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब तक इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद भी जो भूमाफिया सुनील गुप्ता है वो लगातार यहाँ निर्माण कार्य करा रहा था और जो पदम सिंह है वो लगातार निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे रहा था। जिलाधिकारी सीपी सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए तस्वीरों में, देखिए एसडीआरएफ की टीम डॉग है उनको लेकर आई है और उनसे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ से जो लोग हैं वो मलबे में दबे हैं, ये डॉगों के जरिए यहाँ से पता किया जाएगा कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये अब तक सामने आई है कि यहाँ पर जो जमीन थी वो मंदिर की जमीन थी और इसका पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था। हराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 59.7 किलोमीटर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हरियाणा से लखनऊ होते हुए बिहार के समस्तीपुर जा रही एम्बुलेंस ने आगे चल रही पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस में सवार 6 लोगों में से 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस में एक 100 के साथ चालक सहित 6 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। घायल व्यक्ति को तुरंत बाजार शुक्ल सीएससी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल सामान्य है। हादसे की सूचना पर अमेठी जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायल को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दिलीप यादव, न्यूज स्टेट, अमेठी। अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 59.7 किलोमीटर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हरियाणा से लखनऊ होते हुए बिहार के समस्तीपुर जा रही एम्बुलेंस ने आगे चल रही पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस में सवार 6 लोगों में से 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस में एक 100 के साथ चालक सहित 6 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। घायल व्यक्ति को तुरंत बाजार शुक्ल सीएससी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल सामान्य है। हादसे की सूचना पर अमेठी जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायल को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दिलीप यादव, न्यूज स्टेट, अमेठी। प्रयागराज में हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से निजात तो दिला दी है, लेकिन यह बारिश 2 परिवार के लिए मुसीबत भी साबित हुई है। प्रयागराज में हुई देर रात बारिश के चलते तेज गरज के साथ
दो जगह पर बिजली गिरती है। पहली बिजली 12 विधानसभा क्षेत्र के सोनबरसा गांव में गिरती है, जहां पर विजेंद्र वनवासी के घर पर यह बिजली गिरती है। हालांकि उसका घर छप्पर का था और इसी कारण वह छप्पर जलकर पूरा राख हो जाता है और अंदर सो रहे विजेंद्र के परिवार जलकर खाक हो जाते हैं। बता दें कि विजेंद्र के साथ उसकी पत्नी और 2 नाबालिग बेटियां भी इस आकाशीय बिजली की जद में आ जाती है और जलकर उनकी मौत हो जाती है। वहीं 12 विधानसभा क्षेत्र के शंकरगढ़ इलाके में भी अक्षय के ऊपर बिजली गिरती है, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। मौके पे पहुंचे अधिकारियों ने राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी का पोस्टमार्टम चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे 12 विधायक वाचस्पति ने लोगों को मदद कराने का वादा किया है और साथ ही साथ सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की तरफ से दी जाने वाली राशि को दिलाने का भी वादा किया है। विधायक ने कहा है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद कराया जाएगा और सरकार की तरफ से इन्हें राहत सामग्री भी दी जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ अमित मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। ग्वालियर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर बाहर खुद को आग लगा ली। घटना के बाद 75% झुलसने के कारण युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे जयरोग अस्पताल के 1 यूनिट वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सिकंदर कंपू के पास स्थित घटिया वाले बाबा मोहल्ले में 24 वर्षीय अजय कुशवाहा रहता था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विगत दिनों एक महिला को 8 बदमाश उठा के ले गए थे, जिसमें 6 लोग पहले आए थे और महिला को लेके गए। 2 आदमी उनको आगे करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर जंगल में मिले। वहाँ पर जाके जब उनकी आपस में बातचीत हुई तो उन लोगों का कहना था कि तुम इसको गलत ले आए हो, इसकी नंद को लाना था। फिर उनमें से 3 लोग इसको छोड़ने के लिए वापस इसके घर पर आए तो रास्ते में उनमें से तीनों में से एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना करी थी। जैसे फरियादिया ने रिपोर्ट चौकी उमरी पर करी थी, प्रकरण पंजीबद्ध करके और विवेचना में लिया गया था। प्रकरण के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और माननीय न्यायालय भी पेश किया गया है उनको। कृष्णा तिवारी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बोइंग 787 AI-171 को क्रैश हुए अब करीब 90 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। करीब 274 बॉडीज लगभग मिल चुकी हैं। 274 लोगों की मौत हुई है। जो करीब घायल हैं वो 40 बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अभी भी किया जा रहा है और करीब 9 लोगों को बॉडी यानी 9 परिवारों को बॉडी जो है सौंप दी गई है। ये वो हॉस्टल्स हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो मेडिकल के छात्र हैं वो यहां पर रहा करते थे, जिसको अब फिलहाल खाली करा दिया गया। पूरी तरीके से लोग अपना सामान भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे या स्टूडेंट्स थे वो अपना सामान भी ले जा चुके हैं। फिलहाल जो अंदर टीम है, AAIB की टीम हो या फिर DGCA की टीम हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय टीम जो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स से जुड़ी हुई, वो यहाँ पर पहुँच करके मुआयना कर रही हैं। कुछ टीमों को आना भी बाकी है, कुछ टीमें ऑलरेडी अंदर पहुंच करके जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करने की कोशिश करी। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है जो बोइंग 787 है उसको लेकर के अब चेकिंग्स का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ने और DGCA ने तमाम जितने भी एयर इंडिया के बोइंग 787 हैं उनकी जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद लगातार बोइंग 787 की जांच जो है वो प्रमुखता से की जा रही है, ताकि आने वाले समय में जो बोइंग 787 है उसकी गहन जांच हो सके। कहीं कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है जो दूसरे विमान के अंदर भी हो। ऐसी चीज़ें अब लगातार की जा रही हैं, लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही है कि अभी भी जो जांच है वो लगातार की जा रही है। अभी भी इस जगह को बंद रखा गया है, एविडेंसेस को कलेक्ट लगातार किया जा रहा है। फिलहाल क्रैश साइट पर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। ये क्रैश क्या मानवीय भूल थी या फिर तकनीकी खामी थी? वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सईद आमिर हुसैन, अहमदाबाद। इस समय हम सिविल अस्पताल अहमदाबाद में हैं। जिस तरह से मृतकों के बाद अब परिजनों को उनको शव दिए जा रहे हैं, जिस तरह से एम्बुलेंस तैयार की गई हैं, अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि करीब आपको बताएं कि 14 शव जो हैं वो अब तक मृतकों के वो परिवारजनों को दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 32 सैंपल्स जो है DNA वो पूरे कंप्लीट कर लिए गए हैं। करीब 274 बॉडीज़ हैं और माना जा रहा है कि सब चीज़ों में करीब 3 दिन का समय लग सकता है। ठीक हम एम्बुलेंस लोकेशन पर मौजूद हैं, पोस्टमार्टम कॉम्प्लेक्स के सामने मौजूद हैं और यहीं से एम्बुलेंस अंदर जाती हैं। जो शव का सैंपलिंग और सारी चीज़ें हो जाती हैं
उसको परिवारजन को जो है सौंप दिया जाता है। DNA सैंपलिंग के बाद जो है मैच जब करते हैं तो उसको पूरी तरीके से पैक करके ब्लैक पॉलीथीन में पैक करके ही दिया जाता है, उसको खोलने की इजाज़त नहीं है। तो लगातार ये अब आंकड़े इस बात को लेकर बढ़ रहे हैं कि लोग जो हैं अब अपने जो परिवारजन हैं वो अपने परिवार की बॉडीज़ को लेकर के यहाँ से अपने घरों के लिए रवाना भी हो रहे हैं। तो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे परिजन हैं जिनको अभी तक अपनों की बॉडी जो है वो नहीं मिल पाई है। 32 DNA मैच हो चुके हैं, 32 परिवारों से संपर्क किया जा चुका है। अहमदाबाद से 4, वडोदरा से 2, खेड़ा से 1, अरावली से 1, बोटाद से 1 और विश्वनगर से 4 परिवारों को शव दिया जा चुका है। टोटल 14 शव जो है अब तक सौंपे जा चुके हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। परिवारों को एक एक करके बुलाया जा रहा है, जिनके शव जो हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सईद आमिर हुसैन, सिविल अस्पताल अहमदाबाद। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और AI-171 जिस प्लेन का क्रैश हुआ उसके बाद से अब स्थितियां बदलती जा रही हैं। 90 घंटे का वक्त जो है बीत चुका है और जहां पर हम खड़े हैं आप मेरे पीछे दरअसल बड़ी संख्या में यहां एम्बुलेंसेस देख सकते हैं। आप चारों तरफ आप देखेंगे कि एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही हैं। हम इस समय मौजूद हैं अहमदाबाद के जो सिविल हॉस्पिटल है जो क्रैश साइट से कुछ ही मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और वहाँ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल ये ड्रीमलाइनर का जब एक्सीडेंट हुआ तो यहीं से एम्बुलेंस जो हैं वो घटना स्थल पे गई थी और यहीं से तमाम जो मेडिकल सुविधाएं हैं यहाँ से लोगों तक पहुँचाई जा रही थी और यहीं पर शवों को लेके आया जा रहा था। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो एम्बुलेंसेस हैं मैंने कभी नहीं देखी। आप तस्वीरों में देखेंगे सिर्फ एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस, चारों तरफ आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही होंगी और ये कहा जा रहा है ये करीब 191 एम्बुलेंसेस हैं जो कि यहाँ पर खड़ी की गई हैं स्टैंड बाई के लिए। करीब 192 एम्बुलेंस हैं जो यहाँ खड़ी की गई हैं। 590 टीम जो है जिसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और ड्राइवर मौजूद हैं वो यहाँ पर स्टैंड बाई पे खड़े किए गए हैं। 230 टीम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की है और गुजरात के अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से इन एम्बुलेंसेस को यहाँ पर लाया गया है जो कि ये सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर शवों को रखा गया है, जहाँ पर बॉडीज़, जली हुई बॉडीज़ को यहाँ पर पहुँचाया गया है। यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, यहाँ पर से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही क्रैश साइट है। वहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि अब जो शव हैं उनको लोगों तक और जो परिजन हैं उन तक उनको देने के लिए अलग अलग शहरों के हैं उन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर स्टैंड बाई पर इन तमाम एम्बुलेंस को यहाँ पर रखा गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सईद आमिर हुसैन, अहमदाबाद। ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है जहां 112 पर पुलिस को सूचना मिली थी कि अपहरण किया गया है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हुई है। पुलिस ने जब टीमों का गठन कर मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई तो 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया, यानी कि सट्टेबाजी का जो खेल था बड़े स्तर पर चल रहा था। हरियाणा, राजस्थान समेत कई लोग वहां सटोरिया मौजूद थे, जिसके बाद वहां 26 मोबाइल, 4 लैपटॉप पुलिस ने बरामद किया। हालांकि लगातार ऐप के माध्यम से ये सटोरिया बड़े लेवल पर जो खेला जा रहा था। बताया जा रहा है 50 लाख से 1 करोड़ तक पर डे का यह सटोरिया गैंग जो खेला करते थे। हालांकि इस मामले में अपहरण की पुलिस के पास सूचना आई थी। अपहरण की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। थाना कासना पे एक 112 की कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें ये अलवर से एक सुभाष चंद्र हैं, उन्होंने बताया था कि उनके लड़के हैं 2 भीम और नारायण सिंह, जो कि यहाँ पे नोएडा में नौकरी के लिए आए थे और उनका अपहरण कर दिया गया है और उनसे फिरौती की रकम मांगी है। इस सूचना को तत्काल संज्ञान में लेके ACP 3 के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ और थाना कासना और SOG की जो टीम है उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। कुछ जगहें चिन्हित हुई और कुछ विस्तृत क्षेत्र की ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कुछ हमें लोकेशंस मिली जहाँ पे हमने रेड करी और वहाँ से हमें लैपटॉप्स, मोबाइल, आधार कार्ड और 8 लोग गिरफ्तार हुए। उन 8 लोग में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें तथाकथित अपहरण बताया गया था। वो 2 लोग जिनकी अपहरण की सूचना दी थी वो भी इस बैटिंग रैकेट में शामिल हैं और उनसे कुछ हिसाब के लेन देन में गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये योजना बनाई थी। ग्रेटर नोएडा से तरुण रडाना, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।
शहडोल से रीवा प्रयागराज जोड़ने वाले मार्ग में स्थित बाण सागर पुल 5 दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। 4 मजदूरों के भरोसे इतने बड़े पुल का मरम्मत का काम कराया जा रहा है। मौके पर न तो ठेकेदार मौजूद है और न ही MPRTC के अधिकारी। अब 25 से अधिक गांव के लोग इसी पुल से रोजाना जान जोखिम में डालकर पटरी से पुल पार करते दिखाई दे रहे हैं। इस पर किसी भी रोक टोक नहीं है। प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जिले के देवलोन में स्थित बाण सागर सोन नदी पुल का ऊपरी हिस्सा 10 जून को अचानक 1 मीटर टूट गया, जिसे देख पुलिस ने दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर मार्ग को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। कैमरा पर्सन युवराज के साथ दीपक कांकर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी कि उत्तराखंड के अंदर जो मानसून है वो 10 तारीख को दस्तक दे चुके होंगे। और देखिएगा कि आज 15 तारीख हो चुकी है और 15 तारीख में कहीं ना कहीं मानसून उत्तराखंड के अंदर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में आज सुबह से ही कहीं ना कहीं बारिश लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है, और जिससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस समय जून के महीने में कहीं ना कहीं धान की रोपाई की जाती है और धान की रोपाई में ये बारिश बड़ी ही लाभदायक होगी। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं। लेकिन वहीं मौसम विभाग की तरफ से अभी भी कहा गया है कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से फुल्की बारिश जरूर देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर चेतावनी जारी की जाती है, उसको लेकर उत्तराखंड के अंदर अलर्ट भी जारी किया जाता है, ताकि जो रेस्क्यू अभियान वाली जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं सतर्क मोड पर रहें, ताकि कोई भी हादसा ऐसा हो तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो टीमें हैं लगातार जो रेस्क्यू कार्य होता है उसको जल्द से जल्द चलाया जाए। इसको लेकर सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। न्यूज स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। मैं इस समय नेटेगी शहर के ठीक सामने हूं, जहां पर आज मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है उससे लगातार 2 दिनों से नेटेगी में बारिश हो रही है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही जिला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो मानसून को देखते हुए 30 सितंबर तक अपना मुख्यालय न छोड़ें। अगर अति आवश्यकता हुई तो वह परमिशन लेकर ही जिला मुख्यालय छोड़ें। और जिस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश होने से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप जिस तरह से ये बारिश हो रही है उससे गर्मी से राहत भी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश गर्मी से राहत भी दे रही है, तो और दूसरी तरफ ये बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त भी कर रही है। तो कुल मिलाकर ये जो बारिश हो रही है सभी को एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। अरविंद आटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। कानपुर में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने खुद को घर में कैद कर रखा है, एसी कूलर की मदद ले रहे हैं गर्मी को दूर करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। ऐसे में जो पशु पक्षी हैं उनके लिए ये मौसम बेहद ही खतरनाक बन गया है। पशु पक्षी लगातार परेशान नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बंदर मौजूद है जो गर्मी से बचने का उपाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। से बंदर जिन्हें कहीं पानी मिल जाता है वो पानी के पास बैठ कर के ठंडक लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक टोटी का नल लगा हुआ है और उसके ठीक नीचे एक बंदर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी शीतलता है। इसी तरीके से तमाम अन्य बंदर छाया में बैठे हुए हैं। बेहद गर्मी है, इसकी वजह से वे काफ़ी शिथिल भी नज़र आ रहे हैं और इस वक्त ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में गर्मी जहां आम आदमी को परेशान कर रही है, वहीं पशु पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।